हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार शर्मा, अजय स्टार एलएलबी एकेडमी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मानव अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये जो आपका चौथा वीडियो होगा मानव अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि मानव जो अधिकार जो शब्द है उसकी उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार हुआ है। तो जैसा कि ये आप जानते हैं कि ये इतिहास भी गवाह है। ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो किसी भी देश का जो भी देश औपनिवेशिक यानी अंग्रेज़ों का जो भी देश गुलाम था, किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार या मूल अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो उसी क्रम में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि ये जो आपको जो मानव अधिकार मिला हुआ है, तो सर्वप्रथम इसकी पहली झलक आपको देखने को मिलती है ऐतिहासिक रूप से आपको 15 जून 1215 में, यानी 1215 में सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी ब्रिटेन के जो राजा थे, तत्कालिक स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सिविल अधिकार प्रदान किए, जिनको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानता है। यानी इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, इसी को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन के राजा के ऊपर दबाव बनाकर नागरिकों को मूल अधिकार ये प्रदान करवाया गया। यानी ये मूल अधिकार के बिना मनुष्य का विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता है। उसका बौद्धिक विकास, तार्किक विकास या यह कह लें आध्यात्मिक विकास या बहुमुखा विकास संभव नहीं हो सकता है। यानी एक मनुष्य के विकास के लिए, यानी मनुष्य की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए हमें मानव अधिकार की ज़रूरत होती है, एक इंसानियत होने के नाते। और यह सर्वप्रथम हमें 1215 ईस्वी में देखने को मिलता है। उसके पश्चात जो ये 1215 ईस्वी में जो आप मानव अधिकार देखते हैं, ये ब्रिटेन के राजा के द्वारा ये अपने नागरिकों के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करके इस अधिकार को प्रदान किया गया। फिर तत्पश्चात ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा 1628 में एक अधिकार याचिका पारित की गई। उसके अंतर्गत भी नागरिकों को कुछ अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए। तत्पश्चात उसी क्रम में आपको देखने को मिलता है 1689 में बिल ऑफ राइट्स, यानी संसद के द्वारा ही बिल ऑफ राइट्स भी पास किया गया था और राजा का उस पर अप्रूवल मिल गया। यानी आप ये राजा का बार बार जो मैं कह रहा हूँ अप्रूवल मिल गया, यानी आप यह जानिए कि ये जो है 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स जो मिला था, यह एक सिविल एवं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ का राष्ट्र जो प्रमुख होगा वहाँ राजा ही होगा, वहाँ गणतंत्र नहीं है। यानी राष्ट्र का जो भी प्रमुख होगा वहाँ पे वह वंशानुगत ही है, लेकिन सारी जो शक्तियाँ हैं संसद के पास ही है, और वो जो मंत्रिपरिषद होगी उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही होंगी, यानी संसद के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। इस तरीके से आप जब दूसरा कालक्रम देखते हैं, दूसरा कालक्रम, तो फ्रांस की क्रांति 1779 में होने के पश्चात वहाँ की सरकार ने अपने यहाँ जब संविधान वो तैयार किए तो उसमें नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत अधिकार को प्रत्यायोजित किए। यानी कुछ मूलभूत अधिकार की प्रथा का वहाँ प्रचलन प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रांत की क्रांति से भी बहुत सारे देशों ने प्रेरणा लेकर अपने अपने देश के संविधान में अपनी नागरिकों की हितों की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने मूल अधिकार अर्थात मानव अधिकार का अपने भारतीय संविधान में समावेश किया। इसी क्रम में हम बताते हैं अमेरिका में भी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी जो मानव अधिकार शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम
जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो मानव अधिकार शब्द का जो प्रयोग है वो अमेरिका में आपका जब संविधान अमेरिका में 1787 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, उसी समय 1791 में जो अमेरिका की संविधान है उसमें पहली बार संशोधन किया गया। उस संशोधन के माध्यम से अमेरिका की सरकार ने अपने नागरिकों को 10 मूलभूत अधिकार प्रदत्त किए। इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। और ये जो अधिकार प्रदत्त किए थे तो ये पूरे विश्व स्तर पे भी इसको भी ग्रहण किया गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 1941 में जो रूजवेल्ट ने 1941 में जब कांग्रेस की जो सभा है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा है जब उसका वो संबोधन कर रहे थे, उसी दौरान कुछ नागरिकों के मूलभूत अधिकार को उन्होंने बताया। आप लोगों को पता ही है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति, अर्थात कहने का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वहाँ की संसद को जब संबोधित कर रहे थे तो उसी समय नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार के बारे में उन्होंने संबोधन किया और उसकी घोषणा की। यानी अमेरिका के द्वारा जो मूलभूत 4 घोषणाएं की गई थी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम जो है रूजवेल्ट है। जब ये घोषणा की गई थी तो ये इसको ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, यानी मानव अधिकारों की एक घोषणा की गई। यानी अमेरिका की स्वतंत्रता करने के पश्चात कि ये नागरिकों को अधिकार वहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए। यानी अमेरिका में पहले आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जब देखेंगे तो वहाँ किसी को मत देने का राइट नहीं था। वही जो पढ़े लिखे साक्षर लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। आप ये भी जानते हैं कि भारत में जो वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है, बाद में संशोधन करके वहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया। जब प्रथम चुनाव जब हुआ था भारत में 1951 में भी हुआ था तो कुछ लोग वोट दे पाए और कुछ लोग वोट नहीं दे पाए थे। तो जो पूंजीपति वर्ग थे, जो साक्षर वर्ग थे, वही लोग वोट दे पाए थे। तो बाद में संविधान में संशोधन करके यह कह दिया गया कि जिनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, चाहे न हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसे मत देने का भी अधिकार हो जाएगा। महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो इसी क्रम में हम जब आगे चलते हैं तो अमेरिका ने जो 4 मूलभूत अपने संसद को यानी अर्थात कांग्रेस को जब वो संबोधित कर रहा था तो उन्होंने 4 मूलभूत नागरिकों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व स्तर पे एक अधिकार की घोषणा की, जिसको पूरा विश्व स्वीकार किया। यानी ये अमेरिका के नागरिकों को केवल 4 ही मूलभूत अधिकार नहीं है, बहुत सारे अधिकार हैं। जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार में है, आत्मनिर्णय का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक्य की स्वतंत्रता का अधिकार है, भ्रमण का अधिकार है, संपत्ति धारण करने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। हथियार रखने का अधिकार है, जब्ती का भी अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। यानी मानव के विरुद्ध आप यातनाएं नहीं कर सकते हैं, मानव को टार्चर नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आप अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अनुचित कोई भी खोज आप नहीं कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन जब हम जब देखते हैं, जब मानव अधिकार की जो पुस्तक है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के लिए कह लीजिए या इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कह लीजिए, एच.ओ. अग्रवाल की किताब आती है, एस.के. कपूर की किताब आती है, उसके अंतर्गत 4 ही चीज़ों को बताया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, उन्होंने 4 मूलभूत जो स्वतंत्रताएं प्रदान किए थे विश्व स्तर पे सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो प्रवासी हो, चाहे वो अप्रवासी है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए। यानी उसका जो है विश्व स्तर पे वाक्य की स्वतंत्रता होगी। यानी
विश्व स्तर पे भी उसे स्वतंत्रताएं मिलेंगी, उसका विश्व स्तर पे भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसको भय से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके पश्चात उसे गरीबी से भी मुक्ति मिलनी चाहिए, गरीबी का भी अधिकार नागरिकों को मिलना। में आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी गठन होने के पश्चात मानवाधिकार का भी गठन किया गया, मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के जब हुआ था तो उस समय 1920 में राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार का विकास किस प्रकार किया गया था। ये अब तक मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले जो कहानियाँ, ऐतिहासिक चीज़ें परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे थे, वो अभी उसका उद्भव हम बता रहे थे। अब इसका विकास क्रम हम बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार का विकास किस प्रकार हुआ। उद्भव तो जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं, अब हम विकास के बारे में आप लोगों को बताते हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए कैसे मानवाधिकार का विकास होता है। लीग ऑफ नेशन का जब स्थापना किया गया था 1920 में, तो उसी समय मानवाधिकार शांति स्थापना लीग, मानवाधिकार की के लिए शांति स्थापना लीग की स्थापना की गई थी। यानी शांति स्थापना लीग का भी गठन किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये संस्था जो है अपने आप को प्रमाणित साबित करने में कि मानवाधिकार की वो सुरक्षा कर लेगी असफल रही। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 के पश्चात जब समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। उसके पश्चात 1946 में एक मानवाधिकार आयोग का भी उसी के साथ साथ गठन किया गया। ये संस्था वही संस्था है जो आगे चल के बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जो आज हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। यह संस्था विश्व स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन या संपादन कर रही है। यह संस्था जो है 1946 में जब इसका गठन कर दिया गया तो इसी के क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, महासभा के द्वारा 2 प्रसंविधाओं को प्रस्तावित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में। उसके बाद उसको पास करने के पश्चात बहुत सारे देश जो हैं, सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, उन लोगों ने अपना अनुसमर्थन दिया। यानी यूडीएचआर जो आप लोग जानते हैं कि यूडीएचआर मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा 1945 में ही बन के उसी समय तैयार हुआ था, लेकिन इसको 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया। कुछ समय पश्चात 1954 में ही जब आप देखते हैं 1954 में भी आपको सिविल एवं राजनीतिक अधिकार जो है आप पढ़ते हैं 1966 का, ये 1954 में ही बन के तैयार हो गया था। उसके बाद आप आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के बारे में आप जानते हैं, वो भी उसी समय 1900 दोनों यानी पर संविधाएँ जो हैं 1954 में ही बन के तैयार हो गई थी। लेकिन ये लागू कब हुई? तो यानी यह जो प्रसंविधाएँ हैं या वाचाएँ जिसे हम नाम से जानते हैं, इसको 23 मार्च 1979 में इसे लागू कर दिया गया। यानी मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा के द्वारा जो भी सदस्य देश थे, यानी यूडीएचआर को भी स्वीकार किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और आपका आईसीसीपीआर को भी स्वीकार किए, आईसीईएससीआर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार किए, और इसके अलावा प्रोटोकॉल भी हैं उसे भी स्वीकार किए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय एक संधि होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण संधियां की गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे भी अलग अलग से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यानी ये विकास का क्रम चल रहा है। यानी मानव के वध को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कन्वेंशन किया गया। 1951 में, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि मानव अधिकार की विकास के लिए
UDHR, ICCPR, ICESER और ऐच्छिक प्रोटोकॉल, अन्य बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण संधियों के माध्यम से अर्थात कन्वेंशन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया गया कि जो नागरिक हैं किसी भी देश के हों, चाहे प्रवासी हो चाहे अप्रवासी हों, उसको पूरे विश्व स्तर पे संरक्षण मिलना चाहिए। यह संरक्षण उसे एक इंसान होने के नाते पूरे विश्व स्तर पे मिलना चाहिए। और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा जब जनवध यानी मानव के हत्याओं को रोकने के लिए एक कन्वेंशन किया गया विश्व स्तर पे 1951 में, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा उसको समर्थन भी दिया गया और उसका अनुसमर्थन भी किया गया, जिसका भारत भी सदस्य है। उसी क्रम में 1969 में पूरे विश्व स्तर पे जो जातीय आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीयता के नाम पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे उसकी भाषा के आधार पे, चाहे वो धर्म के आधार पे, वहाँ बात की गई है। यानी राष्ट्रीयता, उसकी भाषा और जातीय रंग रूप के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी मानव जाति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी समझौता यानी कन्वेंशन को स्वीकार किया गया था। उसका भारत भी मेंबर है। यानी आप यह समझ लीजिए कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भारत इसका मेंबर है, तो इसे स्वीकार किया है। नेक्स्ट जो आपका क्रम है, 1981 में भी महिलाओं के प्रति भी जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त करने के लिए 1981 में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी जिसको अभी समय कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, समझौता है, उसके भी संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको सारे सदस्य देश जो मेंबर हैं उसको स्वीकार किए। बालकों के संरक्षण पे एक अभिसमय यानी कन्वेंशन स्वीकार किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1990 में भी, इसको भी पारित किया गया। यानी बालकों के विरुद्ध जो भी अधिकार ये अपराध किए जा रहे हैं, उसकी किडनैपिंग की जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, उसकी तस्करी की जाती है, उनसे भीख मंगवाए जाते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रैफिकिंग किया जाता है उसको रोकने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता कन्वेंशन के माध्यम से किया गया। उसके बाद 1999 में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा विश्व के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं उन लोगों ने भी एक दृढ़ संकल्प लिया और इस कन्वेंशन पे भी उन्होंने हस्ताक्षर किया कि हम आतंकवाद की सफाया यानी समाप्ति करने के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक समझौता करेंगे, जिसको कन्वेंशन कहते हैं। यानी कोई भी देश जो है ऐसा नहीं है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो वित्तीय साधन उपलब्ध कराएं, उसको इस समझौते के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई भी देश आतंकवाद का बढ़ावा देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिसीजन भी लिए जाते हैं, उससे व्यापार जो ट्रेड वगैरह वो सब बंद कर दिए जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास का ये क्रम आपका समाप्त हो गया है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैंने लेक्चर दिया है और कुछ अगर रिकॉर्ड करना हो, अगर ये शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। और ये समाप्त हो गया है टॉपिक। उसके बाद UDHR के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि समापन करने से पहले कि जिस व्यक्ति को भी मेरा वीडियो, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी हों, चाहे वो PCSJ के हों, चाहे LLB के हों, चाहे वो किसी भी अन्य तैयारी के हों, चाहे कोई संस्था के मेंबर हो, मानवाधिकार संस्था के भी लोग मेंबर होते हैं, तो हम चाहेंगे और अधिक जानकारी के लिए पूर्व में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप लोग जाके देख लें, तभी ये वीडियो जो आगे इस समय चल रही है ये भी समझ में आएगा और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो भी समझ में आएगा। यानी पूर्व का जो 3 वीडियो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, तभी ये मानवाधिकार आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं यही चाहूँगा कि इस चैनल को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो बेल आइकन आपको बताया गया है उस बटन को आप दबाइए कि ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन उसका
चला जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।